अपना कौन सा चैप्टर चल रहा था? फर्स्ट यूनिट क्या है? डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक। और उसके अंदर अगर अपन चैप्टर की अगर बात करें तो पहली बात करी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कहा था कि किसी के भी फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में जानना है तो सबसे पहले उसके पास्ट के बारे में जाने। एग्जाम्पल दिया था 40 से 85 पहुंचा, 80 से 85 पहुंचा, तो हमें पास्ट का पता होगा, तभी समझ में आएगा कि उसने डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है या नहीं हुआ है, इंप्रूवमेंट। तो हमने कहा कि जरूरी है कि किसी भी कंट्री के पास्ट के बारे में पहले पढ़ें, तब जाकर आप उसके प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स ने तकरीबन इंडिया पर कितने टाइम राज किया? 200 साल। हमने कहा तकरीबन 200 साल ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर राज किया। और जब ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने का मेन पर्पस क्या था? तो हमने कहा उनके वहां क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि उनको अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए? सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था और एक अच्छा बढ़िया फिनिश गुड्स का मार्केट चाहिए था। इस पर्पस के लिए उन्होंने इंडिया को आइडेंटिफाई किया। तो हमने कहा था सोल पर्पस ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज टू रिड्यूस इंडिया to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base। फिर अपन ने बात करी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ पर बहुत कम रही। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम क्या थे? भारत क्या था? इंडिया क्या था? एक आज़ाद देश था। यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था आपके पास? दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में अच्छे नहीं थे। इवन हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी थे और वर्ल्ड फेमस थे, वेल नोन थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों वर्ल्ड फेमस क्यों थे? क्योंकि रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ द मटेरियल यूज, जो मटेरियल यूज किया जाता था वो बहुत अच्छा क्वालिटी का यूज किया जाता था, साथ में हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राफ्टमैनशिप। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर अपन ने बात करी थी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो परस्यू करी ब्रिटिशर्स ने, उनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना था या सिर्फ और सिर्फ अपनी होम कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना? द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज मेनली कंसर्न मोर विद द protection and promotion of the economic interest of their home country rather than with the development of the Indian economy। और इन इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गई इंडिया इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्या कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया की पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की कोशिश की? नहीं की। लेकिन कुछ इंडिविजुअल स्कॉलर्स थे जिन्होंने की थी। ये इंडिविजुअल स्कॉलर्स 5 नाम याद करे थे अपन ने: फिनले सीरस, विलियम डिग्बाय, फिनले सीरस, आर.सी. देसाई और वी.के.आर.वी. राव एंड दादा भाई नारोजी। इन सबके जो रिजल्ट्स आए वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट थे, लेकिन इन सब में सिग्निफिकेंट किसका माना गया? वी.के.आर.वी. राव का। हाँ, ये इनकंसिस्टेंट जरूर थे, बट इनके अंदर एक बात कॉमन थी कि जो आपके पास ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट जो है वो लेस देन 2% थी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। और आपके पास आउटपुट पर ईयर, पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर, ये क्या था आपके पास? 0.5% से भी कम था। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमने क्या कहा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो तकरीबन कितना? ऑलमोस्ट 85% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? विलेजेस में रहती थी। और उनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस चीज पर डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पर। लेकिन इतने ज्यादा लोगों का ऑक्यूपेशन होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर में स्थिरता रही, स्टेग्नेशन रहा। तो डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर continued to experience stagnation, द एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर अपन ने बात करी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन। हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या थी? लो। अपने बात करी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टेयर। और प्रोडक्शन का मतलब टोटल प्रोडक्शन। तो हमने कहा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन क्यों बढ़ा? उसका मेन रीजन क्या था कि हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन को बढ़ा दिया था। तो हमने कहा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकेम लो, बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो आपका जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था हमने उसको बढ़ा दिया,
उसकी वजह से आपके पास में क्या हुआ, प्रोडक्शन एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ा, बट आउटपुट पर हेक्टेयर दैट इज प्रोडक्टिविटी हमारी लो ही रही। मेन रीजंस क्या थे इस प्रोडक्टिविटी लो रहने के पीछे? तो हमने पहले कहा लैंड सेटलमेंट सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कुछ भी कह सकते हो। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में पहला आया जमींदारी सिस्टम। हमने कहा जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार अपॉइंट करते थे ब्रिटिशर्स, और वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे रिगार्डलेस कि मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है कल्टीवेटर की, क्योंकि जो टर्म्स थी लैंड सेटलमेंट की वो कैसी थी, टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट ऐसी थी कि भाई आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट को स्पेसिफाइड ड्यू डेट से पहले टैक्स डिपॉजिट कराना है, और आप चाहें उतना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, बस हमें टैक्स डिपॉजिट करा दें। तो अब ये क्या करेगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस केस में आपके राइट्स हम छीन लेंगे। तो ऑब्वियसली इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, ये कल्टीवेटर के बारे में क्यों सोचेगा। तो जो टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, रेवेन्यू सेटलमेंट या लैंड सेटलमेंट सिस्टम थी, वही रेस्पॉन्सिबल थी उस ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर ऑफ जमींदार के लिए। ये जो टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल थी। तो ये सब अपन ने बात करी कि इसकी वजह से हुआ क्या कि जो प्रॉफिट था कल्टीवेटर का वो किसके पास चला जा रहा था, जमींदार के पास और ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उसके पास पैसा बच ही नहीं रहा है, और जब उसके पास पैसा है ही नहीं तो क्या वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच पाएगा? नहीं। और जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको पड़ी क्या थी, उनको कोई लेना देना ही नहीं था इस वजह से। तो हमने कहा इनका पीछे मेन रीजन ये था कि डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। और इसके अलावा क्या क्या रीजन थे, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद में आपने कहा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन सब की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ गई। साथ साथ फोर्स कमर्शियलाइजेशन, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन का मतलब बताया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग से मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना। पहले आप सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे, मार्केट के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे मार्केट के लिए प्रोड्यूस करने को बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन हो जाना। और उस टाइम पर तो उन्होंने जबरदस्ती कमर्शियलाइज करवाया कि आप फूड क्रॉप्स ना ग्रो करके क्या करेंगे, कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ अपने यहाँ पर इंडस्ट्री में क्या चाहिए था, कैश क्रॉप्स चाहिए थी, ये इंडिगो ओपियम चाहिए था। इसकी वजह से उन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे कराया, और इनको यूज करते थे ब्रिटिशर्स। तो ऑब्वियसली एक तो अमाउंट कम पे करते, जो मन करेगा वो, और दूसरी बात ये जो पैसा था इनके मिल भी रहा था कल्टीवेटर्स को, तो इससे कोई उनको बेनिफिट इसलिए नहीं हो रहा था, एक तो कम मिल रहा था, एक ऊपर से फिर इनको फूड ग्रेन्स परचेज करने पे तो अल्टीमेटली उसका कोई बेनिफिट हुआ नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमने कहा कि बढ़ी, तो विच वर टू बी अल्टीमेटली यूज्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम, ये हमने बात कर ली। फिर हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या कहा, हमने कहा जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हुई, स्टेग्नेशन थी, ऐसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मींस इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। यहाँ पर भी हम इसको डेवलप नहीं कर पाए, और डेवलप करने की बात तो दूर की रही, जिसमें हम वर्ल्ड फेमस थे, वेल नोन थे अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी सिस्टमेटिकली क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई है। तो इवन एज द कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड। हमने कहा ब्रिटिशर्स का जो आने का जो मेन रीजन था, प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग टू फोल्ड था कि इंडिया को सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दें, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स बना दें, और इंपोर्टर ऑफ finished goods from Britain, to reduce India to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries. क्लियर है यहाँ तक? फिर अपन ने बात करी इसी में ही कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन करने की वजह से कितनी प्रॉब्लम अराइज हुई, बोलो। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम अराइज हुई। पहला मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी कि लोकली मेड गुड्स कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने कहा डिप्राइव्ड ऑफ डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, और दूसरा डिमांड इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट विच वाज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकली मेड गुड्स एंड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय, इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, अपने गुड्स यहां पर बेच दिए, एंड वॉज प्रॉफिटेबली मेट बाय द इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। क्लियर? ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी कुछ इंडस्ट्रीज बिगिन हुई, कुछ आना स्टार्ट हुआ, और हमने कहा सेटिंग कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। तो जो आपने कहा कि टेक्सटाइल मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की अगर अपन बात करें
तो जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो किसके द्वारा डोमिनेटेड थी हमारे पास, इंडियंस के द्वारा, और जो जूट है वो किसके द्वारा, फॉरेनर्स के द्वारा। और जो कॉटन टेक्सटाइल मिल थी ये महाराष्ट्र एंड गुजरात में लोकेटेड थी, सिचुएटेड, और जो जूट मिल्स हैं वो कहाँ पर, बंगाल में। ये हमने बात कर ली थी। टिस्को इनकॉर्पोरेट हुई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई। और मेन प्रॉब्लम तो ये थी, ये क्वेश्चन बनता है कि आपके पास में, भाई ठीक है थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज हुई डेवलप, लेकिन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। और जब तक कैपिटल गुड इंडस्ट्री डेवलप नहीं होंगी तो हमारी इकोनॉमी में जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी, हम डेवलप नहीं कर पाएंगे, और मजबूरन हमें हमारे रॉ मटेरियल्स को बाहर ब्रिटिशर्स को बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो वहां पर देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज फॉर द, ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ये वाली इंडस्ट्रीज होती हैं, ये अपन ने बात कर ली। फिर हमने कहा अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज में ये था कि आपके पास जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था, दैट वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर सिर्फ ये चार चीजों में था जो मैंने आपको बताया था, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सा, रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, ये चार चीजें थी। ये चार चीजें अपन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने सिर्फ इसमें पब्लिक, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ इन चार चीजों में क्यों इन्वॉल्व थी, क्योंकि उनका बेनिफिट था इसके अंदर, इन चार चीजों को उनको डेवलप करना था उनके मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। अगर वो रेलवेज ना डेवलप करते तो वो पूरे इंडिया में फैल नहीं पाते, गुड्स को कैसे लेकर जाते। अगर वो पावर जनरेट नहीं करेंगे तो वो चला ही नहीं पाएंगे, मतलब वो सारी चीजें इससे रिलेटेड उन्होंने रखा हुआ था। कम्युनिकेशन के बिना उनका इफेक्टिव कंट्रोल मेंटेन नहीं होगा, पोर्ट्स वगैरह भी बाहर से लेकर कैसे आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो ये उनकी मजबूरियां थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए इन सब चीजों को डेवलप किया था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनका कंट्रोल और उनका मोनोपोली और ज्यादा बनी रहे इंडिया के ऊपर। फिर अपन ने बात करी थी फॉरेन ट्रेड। हमने कहा फॉरेन ट्रेड, इंडिया जो है ना पहले से ही एंशियंट टाइम से काफी अच्छा ट्रेड करता रहा है, ट्रेडिंग नेशन रहा है। तो हमने कहा इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगाई ब्रिटिशर्स ने, उससे क्या हुआ, आपके पास पूरा जो ट्रेड का जो कंपोजिशन था, जो वॉल्यूम था, वो सारा कुछ आपके पास में डिस्टर्ब हो गया। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कॉमोडिटी production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade। उससे adversely affect हुआ, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया जिस तरीके के पॉलिसीज उन्होंने परस्यू करी उससे। इंडिया क्या बन गया फाइनली, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हमने कहा ब्रिटेन ने हमारे फॉरेन ट्रेड पर क्या मोनोपोली कायम कर ली थी। मोनोपोली का मतलब है कि कंट्रोल बहुत ज्यादा आ जाना। ऐसा मोनोपोली क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड अकेला किसके साथ किया जा रहा था, ब्रिटेन के साथ, और जो रेस्ट है वो चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ, हम कह सकते हैं आज के ये हैं, पहले के नाम सीलोन और पर्शिया। यहाँ तक कोई दिक्कत। इवन हमने कहा कि जो इनका जो मोनोपोली कंट्रोल था इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर, ये और ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया, और ज्यादा इनका कंट्रोल बढ़ गया। किसके ओपन हो जाने से, स्वेज कैनाल के ओपन हो जाने से। और स्वेज कैनाल किसको किससे कनेक्ट करता है, यूरोप टू एशिया, या इंडिया टू ब्रिटेन की बात कर सकते हैं, यूके की बात कर सकते हैं। हमने कहा कि ये कब हुआ था, आपके पास में एस्टेब्लिश 1869 में, और इसके आने से आपके पास में अब ट्रेड करना और आसान हो गया था इंडिया से ब्रिटेन के साथ में। इसलिए उनका जो कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो और ज्यादा आपके पास में फॉरेन ट्रेड पर आ गया। द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल फॉर फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमने कहा सरप्राइजिंगली इस पीरियड के दौरान भी, सरप्राइजिंगली इस पीरियड के दौरान भी हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट सरप्लस होता है तो फायदा होता है, एक्सपोर्ट सरप्लस इकोनॉमी, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है इंपोर्ट्स करने के लिए। तो हमने कहा यहाँ एक्सपोर्ट सरप्लस थे, लेकिन इंडिया का फायदा तब भी नहीं हुआ। ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ये भी किसने यूज कर लिया, ब्रिटिशर्स ने यूज कर लिया अपने एक्सपेंसेस को मेट करने के लिए। ऑफिस एक्सपेंसेस, जो ब्रिटेन में उनके ऑफिस सेटअप थे उनके खर्चे, और जो भी वो वॉर लड़ रहे थे,
जहां जहां लड़ाइयां कर रहे थे उन सब के खर्चे उन्होंने यहां से मेट कर लिए, तो अल्टीमेटली इंडिया का यहां पर भी नुकसान हुआ। ठीक है, एक तरीके से एक पॉजिटिव चीज थी, वैसे ही तो ये नेगेटिव ही है कि भाई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस शो करता है कि हम ज्यादा रॉ मटेरियल्स को, जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कि इकोनॉमी में हमारे पास कैपेसिटी नहीं है हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की। लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट सरप्लस कुछ आता तो वो बेनिफिट तो करता ही, लेकिन वो पैसा भी इंडिया के लिए यूज नहीं हुआ, वो पैसा भी ब्रिटिशर्स ने अपने पर्पस के लिए यूज किया। एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया। दिस वाज यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस set up by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible items, all of which led to the drain of the Indian wealth। यहां तक अपन ने पढ़ा था। क्या कह रहे हो? इनविजिबल का मतलब सर्विसेज, इनविजिबल का मतलब सर्विसेज। आप पढ़ोगे बीओपी पढ़ोगे लास्ट में, लास्ट चैप्टर हमारा मैक्रो का बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही आएगा आपके पास विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स। तो इनविजिबल जिसको देख नहीं सकते, है ना, इनविजिबल मैन, मिस्टर इंडिया। क्लियर है? देखिए मूवी मिस्टर इंडिया? नहीं, बहुत पुरानी मूवी हो चुकी है शायद, है ना, बस पता होगा शायद, है ना, आज के ज़माने में तो हो सकता है पता भी ना हो। पता है मिस्टर इंडिया? नहीं, बहुत पुरानी मूवी हो गई, फेमस मूवी रही है लेकिन। हाँ, वो घड़ी वाली है ना, ऐसे दबाते थे तो वो गायब। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो पहली बार सेंसस कब हुआ? 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल में। और जब 1881 में हमने सेंसस किया तो हमें पता चला कि इंडिया की जो पॉपुलेशन में अनइवननेस है, मतलब कभी पॉपुलेशन बढ़ रही है थोड़ी बहुत, कभी पॉपुलेशन कम हो रही है। मीन्स कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ ही रही है या पॉपुलेशन घट ही रही है। तो हमने कहा फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881, दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन। पहली बार कोई भी इंसान कोई भी काम करता है, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, कुछ कमियां रहती है ऑब्वियसली। इट रिवील्ड द अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। सब्सिक्वेंटली उसके बाद हमने कब कब कराया बताओ? उसके बाद हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर्स। फिर एक ईयर आया बिफोर 1921, इसकी बात कर रहे थे हम। तो हमने कहा 1921, दिस ईयर इज नोन एज ईयर ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के कितने स्टेजेस थे? 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में पहले क्या था? मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी, तो डेथ रेट बहुत ज्यादा था, और डेथ रेट ज्यादा होने की वजह से बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपको पता है मेंटेलिटी ऐसी है कि मर जाते थे तो उस केस में बच्चे ज्यादा करते थे। तो हमने कहा हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट दोनों ज्यादा थे फर्स्ट स्टेज में। रीजन क्या था? डेथ रेट ज्यादा था, और डेथ रेट ज्यादा इसलिए था क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और जब डेथ रेट ज्यादा था तो उसकी वजह से बर्थ रेट फिर हाई हुआ। और ये ऑलमोस्ट दोनों लगभग बराबर से ही रहते थे, बर्थ रेट और डेथ रेट, जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लगभग सी सेम सी रहेगी, थोड़ी बहुत कभी कम कभी ज्यादा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए? तो हमने कहा फर्स्ट स्टेज में पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज हो रही थी, लेकिन सेकेंड स्टेज में क्या हुआ? मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो गई, और मेडिकल फैसिलिटीज होने की वजह से डेथ्स कम हो गई, लेकिन अभी भी लोगों की मेंटेलिटी एकदम से चेंज नहीं होती, तो इसलिए बर्थ रेट हाई रहा। डेथ रेट लो हो गया और बर्थ रेट हाई रहा, तो इन दोनों का जो गैप है वो बढ़ गया, और गैप बढ़ गया तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी, बढ़ेगी नहीं, एक्सप्लोड करेगी, वर्ड यूज किया इन्होंने। तो पॉपुलेशन आपके पास में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है? सेकेंड स्टेज, जहां पर आपके पास बर्थ रेट ज्यादा होगा, डेथ रेट कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थर्ड स्टेज में, कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज अब लोगों को पता चल गया, अच्छे से समझ में आ गया कि भाई मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, अब डेथ नहीं होती है। तो बर्थ डेथ रेट तो पहले कम हो गया था, अब लोगों ने बर्थ रेट भी कम कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो गया? ये आपके पास पॉपुलेशन यहां पर भी नहीं बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन कौन सी स्टेज में बढ़ेगी? सेकंड स्टेज में बढ़ेगी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो स्टेज है वो है स्टेज 2। हमने कहा इंडिया जो है 1921 के अंदर, 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, और 1921 के बाद सेकंड स्टेज में एंटर कर गया। इसीलिए 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहते हैं इसी को? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर है यहां तक?
यहां तक पढ़ा था अपन ने। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921, ये आपको समझ में आना चाहिए कि सेकेंड स्टेज बिगिन कब हुई, 1921 के बाद, इसीलिए इसको अपन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. मतलब जब इंडिया आजाद हुआ तब भी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, मैंने बताया था 33 करोड़ 34 करोड़ के अप्रोक्स हम थे, आज हम पूरा 100 करोड़ प्लस हो गए हैं। क्लियर है ना, कितने साल में, 75 ईयर्स में। तो आपके पास में हावेवर नाइदर द टोटल पॉपुलेशन, उस टाइम पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, ना तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी ना ही पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, बट अब ये बहुत फास्ट बढ़ रहा। द वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट गुड, यहां तक कोई दिक्कत। फिर हमने कहा था वेरियस सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स वर ऑल्सो नॉट क्वाइट एनकरेजिंग। ओवरऑल लिटरेसी लेवल, ये याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ सोशल इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, ये तो पता है सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ये वर्ड पहले हाईलाइट कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, तो कुछ सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, 4 इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जो सोशल डेवलपमेंट को बताते हैं कि ओवरऑल लिटरेसी रेट वो कितना था, 16% से कम था, तो ये याद होना चाहिए, एक नंबर में पूछ लेता है, लेस देन 16%। और इसमें भी स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की बात करें तो 7%। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट नेग्लिजिबल। अब तो याद हो गया होगा पूजा, स्कूल में कल टेस्ट था, कैसा रहा? हाँ कल था ना, हाँ कैसा हुआ? बढ़िया। देखो हम तो वही कह रहे हैं, इंडियन को सब्जेक्ट ही ऐसा है, बिना पढ़े अच्छा जाता है तो पढ़ने के बाद तो पता नहीं कैसा जाएगा, देख लो तुम। अरे पढ़कर गई थी कहने का मतलब, इतना बढ़िया से नहीं पढ़ा था, इतना बढ़िया से पढ़ ले तो कैसा होगा, बात वो है ना, ये लगता तो है। हाँ, ये याद करने का एक ही तरीका है, रिवीजन, है ना। वेदिका आते ही कहती है कि नहीं सर, स्टार्टिंग से मत स्टार्ट कर देना, नहीं ना, यही तो होता है, चैप्टर जब तक एंड होता है तब तक हमें चीजें बहुत सी दिमाग देखते ही याद है। अच्छा ये पॉइंट लिखा है, इसका मतलब वो, ये चीज तुम्हें रियलाइज होती है जब तुम कर चुके होते हो उसके बाद। तो जब ये एक चैप्टर हो जाए ना, तब देखना इस चैप्टर में कितने अच्छे से हमें याद हो गई होंगी चीजें, वो तब रियलाइज होती है। क्या कह रहे हो? चैप्टर में क्या, पूरी बुक में कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद कराने का चीज है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और याद कराने का एक ही तरीका है कि क्या तो बैठ के रट्टा मारो क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन इसका ये बनेगा, या तरीका है कि उसको अपन बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहें, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो पूरी जो स्टोरी लाइन है वो हमारे दिमाग में ऐसे ही फिट हो जाए कि दिक्कत ही ना आए। ठीक है, 2 तरीके। देखिए, द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक्स ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडिक्वेट, मतलब उस टाइम पर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। कंसिक्वेंटली वाटर एंड एयरबोर्न डिसीजेज बहुत ज्यादा थी, है ना, रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन लाइफ। नो वंडर द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट, अब मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था, उसमें भी स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी याद करना था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बहुत ज्यादा था। पहले 218 ये पर 1000 होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चे मर जाते हैं 1 साल से पहले पहले, है ना। तो हम कहते हैं कि वहां पर 1000 के ऊपर कितना था आपके पास, 218 पर 1000, और आज के टाइम में 34 पर 1000 है, 32 34 के अराउंड। हमने कहा प्रेजेंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 33 पर 1000। अब देखो सब जगह थोड़ा बहुत कर देते हैं, 33 34। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पता है ना, जिंदा रहने की एक औसत आयु, ये कितने टाइम तक नॉर्मली एक इंसान ऑन एन एवरेज कितनी लाइफ उसकी रहती है, तो पहले सिर्फ 32 ईयर्स थी, अब 69 ईयर्स। सोच के देखो, अब वही तो प्रॉब्लम है, 44 थी पुरानी वाली बुक्स में, अब ये चेंज कर दिया, किसी किसी किताब के अंदर इन्होंने चेंज कर दिया है। बट मुझे ये लगता है पास्ट डेटा चेंज कैसे हो सकता है, प्रेजेंट का तो हो सकता है बट पास्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं? क्लियर है, आगे बात समझ में यहां तक? नहीं ये तो 69 ही होगा, ये 44 होगा 32 की जगह। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये 44 होगा, ये पूरा यही दे रखा था, इसको 44 ही करना,
इसको 32 की जगह 44 ही कर लेना, क्योंकि ये सब जगह 44 ही था। पास्ट डाटा कैसे चेंज हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ द रिलायबल डेटा इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। इतना डाटा था नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन ने ना सारी चीजें कलेक्ट नहीं करी। मैंने बताया ना आपको कि सेंसस कलेक्ट करते टाइम तो स्टार्टिंग में हमारे पास इतना रिलायबल डेटा नहीं था कि हम पॉवर्टी के बारे में कुछ कह पाए, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं था कि काफी जो पॉपुलेशन है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन थी। स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी एट दैट टाइम, बट देयर इज नो डाउट that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. ये अपने पढ़ लिया। During the colonial period, the occupational structure का मतलब क्या होता है, distribution of working population among the different sectors of the economy। कितने कौन कौन से सेक्टर में कितनी कितनी पॉपुलेशन है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो हमने कहा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्संस अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। हमने कहा लिटिल साइन ऑफ चेंज, द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर, एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75% लोग थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग थे, 70 to 75%। मैन्युफैक्चरिंग में 10% थे। ये ध्यान रखना है अपने को, एग्रीकल्चर सेक्टर में द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर 70 to 75%, 70 से 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10%, while the manufacturing and the service sector, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में 10 and 15 to 20%, 10 and 15 to 20% रेस्पेक्टिवली। तो ये तीन डाटा याद होने चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी थी आपके पास में, 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग में 10 और 15 to 20% आपके पास सर्विस सेक्टर। अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन मतलब किसी स्टेट में, सब स्टेट में अलग अलग सिचुएशन थी कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ रही थी, कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर वर्कफोर्स बढ़ी, कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स कम हो गई। ये स्टेट वाइज अलग अलग था। तो हमने कहा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, ये टोटल 6 स्टेट्स हैं, देख लो जरा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल। ये तो साउथ वाले थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे एंड बंगाल। इनके अंदर क्या हुआ, जो एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स थी 6 के अंदर आपके पास में डिक्लाइन करी, विटनेस डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस। तो ये डिक्लाइन हुआ, किस चीज का डिक्लाइन हुआ, वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इन स्टेट्स में तो वर्कफोर्स आपके पास डिक्लाइन हुई। ये छोटी छोटी बातें थी, जब एमसीक्यू पूछता है तो वो यहां से पूछ लेता था। हमने कहा वर्कफोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन, 6 स्टेट्स में कम हुई, 3 स्टेट्स में बढ़ गई। एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स नॉर्मली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 100% में से लोग 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग 10% और सर्विस सेक्टर में कितना था, 15 to 20%। फिर अपन ने बात करी, इसमें भी रीजनल वेरिएशन थी। रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन थी। तो अपन ने कहा कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स कम हो गई और कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ गई। तो बढ़ कितने में गई और कम कितने में हो गई, 6 में कम हो गई, डिक्लाइन कर गई, और 3 स्टेट्स में बढ़ गई। 6 स्टेट्स कौन कौन से थे, साउथ वाले, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 4 ही हो गए, बॉम्बे एंड बंगाल। जबकि बात करी अपन ने 3 स्टेट्स में बढ़ेगी। तो ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर increase in the manufacturing and the service sectors, however there had been an increase in the share of the workforce in agriculture। increase कहाँ हुआ, उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पता है ज्यादा होता है आपके पास, ठीक है। तो उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, क्लियर है। चलिए, तो आपको क्या बात समझ में आई इसके अंदर, हमने ये कहा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमने कहा यहां पर इंडिया में देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग में 10% और सर्विस सेक्टर के अंदर 15 to 20%। लेकिन रीजनल वेरिएशंस काफी थी।
कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इंक्रीज हुई और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स डिक्रीज हुई। डिक्रीज 6 स्टेट्स में हुई, इंक्रीज 3 स्टेट्स में। 6 स्टेट्स कौन कौन से थे जहाँ डिक्रीज हुई? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे एंड बंगाल। क्लियर है? और 3 स्टेट्स जहाँ पे आपके पास एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स बढ़ी, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, है ना। तो ये था, ये इतना ही था इस पॉइंट के अंदर। अब लास्ट पॉइंट बचा है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि आपको आता है, और उसके बाद तो बस हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है भाई, चलिए, तो आज के लिए इतना ही करेंगे।